अपना खून, कहानी, इस्मत चुगताई। समझ में नहीं आता, इस कहानी को कहाँ से शुरू करूं? वहां से जब छम्मी भूले से अपनी कुंवारी माँ के पेट में पली आई थी और 4 चोट की मार खाने के बाद भी ढिठाई से अपने आसन पर जमी रही थी और उसकी मैया ने उसे इस दुनिया में लाने के बाद उपलों के तले दबाते दबाते ममता की अनजानी सी कील कलेजे में चुभने पर छाती से लगा लिया था। या वहां से जब छम्मी की माँ को जुम्मन मुर्दार खुद अज राह कम ब्याह कर ले गया था, क्योंकि तले ऊपर उसकी 3-4 बीवियां ठिकाने लग चुकी थी और उसकी अंधी माँ की देखभाल के लिए उसके तीनों लड़के बहुत छोटे थे और इस वक्त छम्मी भी अपनी हर्राफा माँ के साथ टीन की संदूकची और मरमरों की पोटली के साथ बैलगाड़ी में धरी जुम्मन के गांव पहुंच गई थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे वो एक दिन अपनी अल्हड़ माँ की कोख में पहुंच गई थी। यूं तो कहानी वहां से भी शुरू की जा सकती है जहां लगान ना देने की वजह से नाइब के जूतों की तड़ातड़ से जुम्मन का जवार बाजरे से बना हुआ ऊदा ऊदा ऊन नाक से रास्ते निकल रहा था और कोई रास्ता ना पाकर उसने 13 बरस की छम्मी को उसकी माँ का लहंगा पहनाकर 16 बरस की औरत बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी और फिर नाइब के जूते तड़तड़ाना बंद हो गए थे और छम्मी महल के जनाना शागिर्द पेशे में यूं पहुंच गई थी जैसे वो हमेशा वहां पहुंचने की आदी थी। नहीं, शागिर्द पेशे में तो कहानी बिल्कुल उथल पुथल होने लगी थी। दूसरी बांदियों ने उसका लहंगा उठा उठाकर उसका भूप खेल बनाया था। जैसे पिंजरे में नई चिड़िया डाल दी जाए तो सारी चिड़ियां उस पर टूट पड़ती हैं, इसी तरह छम्मी पर ठोंगों की बौछार होने लगी। मगर छम्मी फूलों की सेज पर तो पली ना थी जो चुटकियों तमांचों को ढातिर में लाती, और ना लहंगा उठ जाने से उसकी शान में कोई बट्टा लग जाने का खतरा था। लहंगे से उसे यूं भी कोई ठास दिलचस्पी ना थी। अभी चंद साल पहले तक वो सिर्फ मेले ठेले के मौढा पर घघरिया पहनती थी, जो लौटते वक्त फौरन उतरवा ली जाती थी कि कहीं कीचड़ धूल में सत्यानाश ना लग जाए। उसका रोजाना का लिबास चंद चीथड़े थे जिन्हें वो लंगोट की तरह कस के बांध लिया करती थी। माँ के घेरदार लहंगे से उसे ठतई दिलचस्पी ना थी। फिर नेफे में बसी जुए अलग खसोट रही थी। जब लौंडियां हंसते हंसते थक गईं, तो नई शरारतें ईजाद करने लगी। अरी नामुराद, तूने ठानम साहब को मुजरा किया कि नहीं? गुल बदन बोली, हाँ, सलाम किया था। ये मुजरा क्या? नौबहार तो जमीन पर लोटन कबूतर बन गई। अरे सलाम नहीं मुजरा। अभी तक नहीं किया तो बस समझ ले तेरी ढेर नहीं। देख, पहले ढानम साहब के सामने जाके 3 बार ढूब झुक कर सलाम कर। ऐसे शिबू ने सलाम करके बताया। समझी? छम्मी ने मन भर की मुंडियां हिला दी। हाँ, और देख फिर निहायत अदब से लहंगा उठा देना। सनोबर खिलखिलाने लगी। चुप रहो गधइयो, हंसने की क्या बात है जी। और देख, मरवे शोनी हंसना नहीं, वरना ये समझ ले खोद के वहीं चौकी तले गाड़ देंगी। छम्मी समझ गई। ज़मरूदी आनम, लौंडियों की दरोगन, असर की नमाज से फारिग होकर मुसल्ले पर बैठी हजारदाना फेर रही थी। हुरोकसूर दिमाग में रचा हुआ था। निगाहों में तवद्दुस और चेहरे पर धड़ियों नूर बरस रहा था। उनका सिन भी छम्मी का सा था। यूं गोश्त का पहाड़ थोड़े ही थी। छम्मी ने सलाम किया तो वो आलमेबाला के तसव्वुर ही में खोई हुई थी, मगर जब लहंगा उठा तो 14 तबक रोशन हो गए। एक धमाके के साथ वो बंजर जमीन पर आ रहीं। कहानी यहाँ बिल्कुल दूसरा ही पलटा खा सकती थी। शायद छम्मी फिर जुम्मन के सर पर पटक दी जाती, जहां फिर जूते मंडलाने लगते और ऊदा भून बहने लगता। मगर ऐसा हुआ नहीं कि कीचड़ में सच्चा मोती रूल रहा हो तो जौहरी की आंख धोखा नहीं खाती।
छम्मी की मैल जमी टांगों पर सुनहरे रोंगटे देखकर ज़मरूदी आनम ने फौरन भाप लिया कि मोती कीचड़ में सना हुआ है। उन्होंने इशारे से छम्मी को पास बुलाया। लौंडियों बांदियों की घिग्गी बंध गई। अब थानम झुककर सलीम शाही जूती उठाएंगी और फटकी फटकी करके छम्मी का भेजा दालान दर दालान छिटक जाएगा। नहीं, शायद बैठे बैठे उसके पेट में लात मारेंगी। थानम की लात में अरबी घोड़ी जैसा जांटा था। लतीफा के पेड़ों पर यही घोड़ी की लात पड़ी थी जो नून के इतने दस्त आए कि वो चल दी अल्लाह मियाँ के हा। मगर थानम साहब ने ना अरबी घोड़ी वाली दुलत्ती झाड़ी, ना जरकार सलीम शाही संभाली। वो काली टांगों पर सोने के तारों की नक्काशी देख देख कर मुस्कुरा रही थी। फिर उन्होंने उसे सब जगह से नापा टटोला, सब कुछ जमा जोड़कर 13वें साल की रकम से तकसीम किया। जवाब लाजवाब। धानम के हाथों से ना जाने कितनी बांदियां काट छांट के बाद हुस्नौजवानी के मुरटका बनकर नवाब साहब की सेज को गरमा चुकी थी। क्या मार्के की निगाह पाई थी। पेट की लौंडिया को भी नाप तौल कर चुटकी बजाते में भाप लेती थी कि कोख में पद्मिनी बिराज रही है या कोई चुड़ैल पैर पसार रही है। नाप तौल से ये तो औरत बनती है। कूल्हे, कमर, सीना, बाजू, पिंडलियां, राने, गर्दन। हुस्न के मुकाबलों में जैसे पोर पोर नापी जाती है, बिल्कुल इसी तरह हानम की निगाहों का फीता काम करता था। हाँ, अब यहाँ से असल कहानी शुरू हुई। धानम साहिबा ने नूरन दाई को तलब फरमाया। उसे लिबार्टरी यानी हम्माम तैयार करने का हुक्म दिया। पहला हंगामा तो छम्मी के जुओं भरे सर ने खड़ा कर दिया। उसका इलाज फौरन कैंची से कर दिया गया। ठुशाशी बाल करने के बाद भी तालू से चमती हुई जुएं बिल्कुल छम्मी की तरह सख्तजान साबित हुईं। धो फटक कर छम्मी चटाई पर फैला दी गई। आंखें और नाक के नथुने छोड़कर उसके बदन पर कोई कत्थई रंग का लुआबदार मसाला थोप दिया गया। फिर उसे खौलते हुए पानी से धोया गया। उसके बाद कोई दूसरा लेप चढ़ाया गया। छम्मी चुपचाप सिसकियां लेती रही। थानम साहिबा उसके कोफ्ते पका रही हैं, मसाला लगाकर छोड़ेंगी। फिर उसे सेखों पर चढ़ाकर अंगीठी पर सेंका जाएगा, फिर कुत्तों को खिलाया जाएगा। हफ्ता भर छम्मी धुलती रही, छनती रही। उसकी नसंस फोड़े की तरह टपकती रही। 2 दिन बुढ़ार भी चढ़ा। फिर लेप खत्म होकर मरहम चपड़े जाने लगे और छम्मी की टीसें कम हुईं। हफ्ता भर गुजरने के बाद वो बिल्कुल पानी में फूटी हुई कम्बल की कोपल की तरह निकल आई। इस अरसे में उसे दूध और शहद के सिवा कुछ खाने पीने को ना मिला। भूख के मारे वो बिलबिलाती रहती मगर कोई सुनवाई ना होती। मोटी बीझड़ की रोटी और चटनी खाने वाली का नीनियों और शोरबों से क्या भला होता। 10-12 धरबूजे एक सांस में सांस कर जाने वाली सर्दे की एक ढांश से क्या। एक दिन वो चुपके से शाही मतबख में पहुंच गई और इतना हबड़ हबड़ करके खाया कि 3 दिन तक दस्तों के मारे हलकान हुआ की। फिर उसे मुसेल दिए गए, जोशांदे और मजूने चटाई गईं और फलों के रस हलक में टपकाए गए। 6 महीने बाद धानम साहब ने उसे अपनी तजुर्बागाह से जब निकाला तो वो 14 साल की हो चुकी थी। उसका रंग काफूर की तरह सफेद हो गया था। बाल कंधों को छू लेते अगर खमदार ना होते। अब उन्होंने उसे जैतून के तेल में डुबोकर जड़ी बूटियों में बसाए हुए पानी से बार बार धोया। साबुन के बगैर सिर्फ पानी की धार से तेल की चिकनाई छुड़ाने में जो मेहनत और वक्त सर्फ हो, उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं। फिर घिसा हुआ संदल उसके अंग अंग पर मलकर पपड़ियां छुटाई गईं। जायद बाल मोचने से उखाड़े गए। फिर उसे पिंडलियों पर चिपका हुआ कोरे धुले नैनसुख का आड़ा पाजामा और शबन का जरकार कुर्ता पहनाया गया। उसके बालों के छल्ले सवार कर कारचोबी टोपी लगाई गई।
मोती जड़ी चौड़े गिरेबान की सदरी और तले की मोजड़ी पहनाई गई। जब छम्मी फूलों के गजरे ले नवाब बेगम की लाबगाह में पहुंची तो वो ना हिली ना जुली, बस गुमसुम मखमली तकिए पर कुहनी टिकाए उसे देखती रहीं। जुल्फ़ नवाब, बड़ी मुश्किल से उनके होंठ सिसकी में हिले। मुजरे के बाद छम्मी ने दोजानू होकर गजरों का थाल अदब से पेश किया। कांपते हुए सहमे सहमे हाथ से उन्होंने सोने के छल्लों को छुआ। कनपटी पर सुनहरा गुबार सा लरज रहा था। कलीमे की उंगली बहकती हुई रुखसार के भूरे तिल को चूमती होंठों पर कांपने लगी। चरका सा लगा और उन्होंने कुहनी में मुंह छिपाकर एक आह भरी। फारत हो, उन्होंने आवाज घोंट ली। छम्मी के हाथ से फूलों भरा थाल छूट पड़ा। ढानम साहब ने झुककर उसे टहोका दिया और वो भद्द से बैठ गई। उंगली के इशारे से उन्होंने उसे दफान किया और फूल उठाने लगी। हुजूर, खानम साहब ने नवाब बेगम की पेशानी से लट हटाई। धारत हो, नवाब बेगम छलक पड़ी। मगर ठानम साहब धारत नहीं हुई, वहीं पट्टी पर टिक गईं और हौले हौले बेगम की पिंडलियां सूतने लगी। नवाब बेगम सिसकती रहीं। उन्होंने पांव झटक दिए। ढानम साहब ने जिंदगी भूचाल के झटके सह कर गुजारी थी। वो जमी रहीं। लौंडी से थता हुई तो इसी दम गुलामों, बांदियों को हुक्म दीजिए कि महल सराय के सतून से बांध कर सरकारी कुत्ते छोड़ दिए जाएं। या हुक्म फरमाएं तो बांदी के संदूकचे में सिमैका तिल की कमी नहीं, एक बूंद इस जमीन के बोझ को दोजन में झोंकने के लिए काफी होगी। बेगम नवाब सिसकती रहीं। पाँव ना झटके। मुझे शुबा हुआ था नवाब बेगम, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बेगम नवाब की सिसकियां तूल पकड़ने लगी। 15 बरस पहले नवाब हुजूर की भूली बात बनी वो सांसें गिन रही थी। महलसरा की संगीन दीवारें थी और नवाब बेगम की धड़कती हुई नब्जें। महलों के सारे शोबदे फीके पड़ चुके थे। नवाब बहादुर उन्हें चख कर और कहीं मुंह मार लेते। अला बला सब हड़प कर जाते। नई थाली सामने चुनी जाती। 2-4 महीने में उससे पेट में अफारा पैदा होने लगता। खट्टी डकारें आने लगतीं। फौरन दूसरी डिश का इंतजाम हो जाता। नवाब बेगम को इस बात की कोई शिकायत भी ना थी, क्योंकि नवाबों का यही दस्तूर हुआ करता था। खुद उनके वालिद बुजुर्गवार के तोशा दान में तो वलायत तक के मुर्गन तर माल आते जाते रहते थे। रजवाड़ों में उनके टेस्ट और पहुंच की धाक बैठी हुई थी। वैसे उनकी मुंह चढ़ी हबशी हलवा सोहन की टिकिया मबरूका को जो दर्जा मुयस्सर हुआ किसी को ना हो सका। मगर नवाब बहादुर तो गंदगी की पोट थे। उनके हैवानात की हदों को पार करते हुए प्यार पर बेगम का गून खोल पड़ा। नवाब बहादुर उड़ गए। वो भी अड़ गई। बेगम तीर तलवार पर उतर आईं और उनसे पर्दा कर लिया। अब वो उनकी वाबगाह की तरफ नहीं फटक सकते थे। वैसे जश्न जलूस के मौनों पर वो पेश पेश रहती सजे हुए हाथी घोड़ों की तरह। नवाब बहादुर की जूती से वो अड़ गए तो चूल्हे भाड़ में जाएं। उन्होंने और निकाह कर लिए। जब तक बीवी हजम होती ऐश बाग में रहती। जहां बासी हुई और जी से उतरी महलसरा पर पहुंचा दी जाती। थोड़े दिन फुनकारती, बल खाती, फिर फन पटक कर चुप हो जाती। बेगम का रुतबा अपनी जगह। वो उत्तरी कमान की फहरिस्त में दाखिल होकर महल के एक कोने में अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा लेती। फिर किसी दूसरे के दिन पूरे हो जाते और वो भी आ जाती। इसके बाद उसे बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। वैसे तो नवाब बहादुर की झूठन पर सारी रियाया पलती थी, मगर उनकी झुटाली औरत फौरन 7 तालों में कैद कर दी जाती थी। रिश्तेदार मिलने आ सकते थे, खाने पीने की इफरात, कपड़े जेवर के अंबार, लेकिन मर्द की बू बास से महरूम।
कभी कभी पुरानी बीवी की कोई बात याद आ जाती, नवाब बहादुर उसे फौरन तलब कर लेते। निगोड़ी के खुशी से हाथ पैर फूल जाते। बारी बदनसीब उसे बंठन कर पिया की बाहों में जाने की तैयारियां करते देखती तो उन्हें हिस्ट्रिया के दौरे पड़ जाते और ढानम साहब अपना तिलस्मी संदूकचा लेकर मदद को दौड़ती। 12 नवाब बहादुर ने बड़ी बेगम को भी दावतनामा भेजा। कुछ अरसे से अपने पीर साहब के हुक्म पर वो बड़ी पाबंदी से बारी बारी सब बीवियों को उनका हद देने को तैयार थे, मगर बड़ी बेगम ने बड़ी गुस्ताखी से अपना हद ठुकरा दिया। 19 बरस की मजरूह सिसकती जवानी का पहाड़ उठाए दंदनाती चली जा रही थी कि धलेरे भाई ज़ुल्फ़िकार अली खां विलायत जाने से पहले शिकार विकार की धुन में रियासत में आ निकले। रिश्ते के भाई थे, 3 साल छोटे थे, हथ छूट वादा हुए थे। नवाब बेगम के छक्के छुड़ा दिए। क्या लहलहाते मुस्कुराते दिन थे वो भी। धमाचौकड़ी हो रही है, स्वांग भरे जा रहे हैं, आपा धापी मार कटाई से भी आर नहीं। हंसी है कि आबशार बनकर टूटी पड़ती है। नवाब बेगम की सारी बेरुरी भूला हुआ रवाब हो गई, बचपन लौटकर हुमकने लगा। भौंडे भौंडे तमाशे होते। 4 लौंडियों को हुक्म दिया जाता, कर दो एक दूसरी को नंगा। जो जीतेगी सोने का कड़ा या जड़ाव हेकल इनाम में पाएगी। और पुल पड़ती नामुरादे, एक दूसरे पर वो घमसान मचती कि हंसते हंसते आंसू निकलने लगते। कपड़ों की धज्जियां उड़ने लगती, लहूलुहान हो जाती। अंजामकार जिस्म पर बस पाजामे का नेफा और पांचों की मोरियों के छल्ले पड़े रह जाते। फिर हार जीत अलग रखकर सबको इनाम मिलता। जब ज़ुल्फ़िकार मियां हंसने पर आते तो उन्हें दीन दुनिया का होश ना रहता, गिर गिर पड़ते। बहुत ज्यादा हंसने पर बेगम नवाब के ऊपर आ गिरते, कभी बिल्कुल ही गड़मड़ हो जाते। बड़ी मुश्किल से बेगम उनके परत उतार कर हटाती। शोखी शरारत तो उनकी आदत थी। बच्चा ही तो थे, जरा जरा सी मूंछें फूटी हैं, वो भी शायद बार बार मूंडने से। सर पर ताज तो अल्लाह का रखा हुआ था, बिल्कुल मोहरों का कच्चा सोना सर पर ढेर था। दांत कचकचा कर नवाब बेगम सुनहरे गुच्छे पकड़कर हिला डालती, कुछ लिहाज ही नहीं सुअर को, हाथ हैं कि बिल्कुल दीवाने। ये खेल साहबजादे ने आंख खोलकर सभी को खेलते देखा था। बांदियां आपस में नोचती, खसूटती, बाहर नौकर चाकर खुली खुली बातें करते। आती जाती का बुकट्टा भर लिया, कल्ला नोच लिया, कमर खसूट ली। साहबजादियां तो अलग थलग सैंत कर पाली जाती, हाँ लौंडिया गोद ही में हथकंडे सिखा देती। वहां देखने टोकने वाला कौन था। ज़ुल्फ़िकार अली कोई गुस्ताखी कर बैठते तो लौंडिया ठट्ठे लगाने लगती। नवाब बेगम का दम लबों पर आ जाता। कभी घुड़क देती, कभी जानबूझकर अनजान बन जाती। मगर छीना झपटी से बात आगे बढ़ने लगती तो वो फौरन बंध बांध कर सिमट जाती और बाअदब बामुलाहिजा हो जाती। उन्हें बेआइदगी से सख्त नफरत थी। चोटी गूंथने में अगर मांग में एक बाल भी इधर का इधर हो जाता तो बेकल हो जाती और सारी रात तकिए पर सर पटती। उनसे कभी कोई लग्जिश नहीं हुई। सुलगने की आदी थी, बढ़कने की शर्त नहीं थी। मगर ज़ुल्फ़िकार मियां ठहरे कल के लौंडे। धड़ धड़ जलने लगे। भूख लगे खा लो, प्यास लगे पी लो, नींद आए सो जाओ। उन्होंने यही सीखा था। बेगम की हदबंदियों पर अलिफ हो गए। निगाहें खींची तो अगाड़ी पछाड़ी तुड़ाने लगे। चंद मुसाहिबीन की राय से इधर उधर शिकार के लिए चल दिए। बेगम की दुनिया उजड़ गई। महलसरा में मौत सी हो गई। जासूसों ने खबर दी कि साहबजादे चूड़ों चमारों पर मोती रोल रहे हैं। एक अदद मोती छम्मी की सूरत में अल्हड़ कुम्हारिन की कोख में जलवा अफरोज हो गया।
विलायत जाने का वक्त आ गया और वो रुडस्त हुए, लेकिन हवाई जहाज के हादसे में खत्म हो गए। बेगम ने बरसों चुपके चुपके मातम किया। अगर उस दिन उन्होंने अज़नफ़र मियाँ को धुतकारा ना होता तो शायद ये मोती उनकी प्यासी कोख को सैराब कर देता। ये तो उनकी अमानत थी जिसमें अब रियानत हो गई। तो क्या छम्मी उनकी कोई नहीं? कोई रिश्ता नहीं? क्या किसी की मुर्गी जाकर दूसरे के डरबे में अंडा दे आए तो मुर्गी के मालिक का उस पर हद नहीं रहता? जीने के लिए इंसान कैसे कैसे हथकंडे चलाता है। महरूमियों और तन्हाइयों से उकताकर तलयुल की दुनिया बसा ली। जख्मी दिल ने मरहम चाहा और पा लिया। जैसे सीपी अपने जख्म को मोती बनाकर सीने में छिपा लेती है। लौंडी ने सोचा, आखिर अपना बून है। शागिर्द पेशे में नीच कमीनी औरतें उसे किसी करम का नहीं रखेंगी। हाँ, अपना बून है। नवाब बेगम को ये बात बड़ी प्यारी लगी। ऊपर से बरसों की दबी दबाई ममता फट पड़ी। उन्होंने छम्मी को उठाकर कलेजे से लगा लिया। बेगम बादशाहज़ादी की तरह छम्मी के भाग जाग उठे। छम्मी से उसे शगुफ्ता बानो बना दिया गया। वही बांदियां जो लहंगा उठा उठाकर उसकी गति बनाया करती थी, आफताबा सल्फची संभाले उसकी खिदमत गुजारिया करने लगी, उसे नहलाती धुलाती, कंघी चोटी करती। नवाब बेगम की राय से उसे गुड़िया की तरह सजाती और उसकी किस्मत पर रश्क करती कि काश साहबजादे उनकी माँओं पर मेहरबान हुए होते। शगुफ्ता बानों की आला पैमाने पर तालीम और तरबियत होने लगी। सलीरा सिखाया जाता। वो बड़ी मुस्तैदी से हर काम पे जुट जाती। उसी तरह जैसे गांव में खुशी खुशी उपले थापा करती थी। बुनाई कढ़ाई सीखती। तीज त्योहार पर महलसरा सजाकर दुल्हन बनाई जाती। वो बांदियों के गोल में मिलकर महलसरा सर पर उठा लेती। सावन में झूले पड़ते। दीवाली पर चिराना होता। मुहर्रम पर ताजिए रखे जाते, मजलिस होती। रैयत में अक्सरियत हिंदुओं की थी, मगर सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते। नवाब साहब हर त्योहार के जश्न में लाजिमन शरीक होते थे। नवाब साहब के हरम में लौंडियों बांदियों के अलावा 17-18 बीवियां भी थी, जो कभी उनके निकाह में रह चुकी थी। शरअ की रूह से 4 शादियों से ज्यादा नहीं कर सकते थे, जिनमें से नवाब बेगम को वो तलाक नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके भाई बहुत बारसूख और तबीयत के टेढ़े थे, इसलिए उनके अलावा 3 और निकाह में रहती। जब कोई नई दिल में बस जाती तो 3 में से जो सबसे ज्यादा पुरानी होती उसे तलाक दे देते और वो रोती पीटती महलसरा में पहुंचा दी जाती। उसे बाहर जाने या दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी। हजार पाबंदियों के बावजूद इधर उधर ठगी लगाने में भी कामयाब हो जाती थी। नवाब साहब के पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वो सब बीवियों के हुवेजोजियत बारी बारी से बख्शते थे। रोज शाम को एक बीवी का बुलावा आ जाता था। इसमें से बड़े जोड़ तोड़ चला करते। बाला बाला रिश्वतें चलती थी। जो बीवी जरा कंजूसी करती, अहलेकार उसकी बारी गड़मड़ कर देते। नवाब साहब बेचारे को तो ठीक तरह याद भी नहीं था कि कौन सी निकाह में है। किसी बात पर अचानक किसी पिछली बीवी की हड़क उठने लगती तो नवाब साहब बेतरार हो जाते। अरे भई, आज नूरी को हाजिर किया जाए। आलीजा, उनको तो तलाक फरमा चुके। अमान नहीं। कब? सरकार, वो तीसरी बिटिया के बाद जब फिरोजा नवाब से अर्द फरमाया था। अच्छा अच्छा, नवाब साहब को याद आ जाता, कोई मजाइदा नहीं, नमकख्वार तो है। और नमकख्वार खुश खुश 16 सिंगार करके आ जाती और ऐसी पट्टी पढ़ाती कि अहमद नवाब बहादुर नंबर 2 को तलाक देकर उससे दोबारा निकाह फरमा लेते। ज्यादातर निकाहों की वजह ये थी कि सब कमबख्त नवाब साहब को चढ़ाने के लिए लड़कियां ही पैदा करती थी।
3-4 लड़के हुए भी मगर जाते रहे। महलसरा में जब ये जश्न होते तो नवाब साहब तशरीफ लाते, दरबार लगता, इनामात तकसीम किए जाते, ढिलते बटती। उस दिन एक से एक बढ़ चढ़कर सिंगार करती बड़ी बेगम हुजूर आला हजरत के दाएं तरफ जलवा अफरोज होती, बारी 3 में से सबसे चहेती बाएं तरफ, उसके बाद सब दर्जा ब दर्जा बैठती। जश्न से पहले बड़े दंगे फसाद होते। बीवियां आने वाले दिन की तैयारियों में अपने मर्तबे का बहुत ख्याल रखती, छिपी ढकी नोक झोंक चलती। कभी इन मोड़ों पर कोई पुरानी बीवी एकदम से नई लगने लगती और उसका नाम फिर 4 बीवियों की फहरिस्त में आ जाता। बारी मुकर्रर करने का काम मुशीर कानूनी के हाथ में था। कुछ दानम साहब पर भी दारोमदार था। वो अगर कह देती कि तबीयत कसलमंद है तो बेचारी की बारी गायब हो जाती। उनके भी मस्का मारने की जरूरत हुआ करती थी। मेरे ख्याल में छम्मी की कहानी दरअसल होली के त्यौहार से शुरू हुई। ये होली थी भी पिछले सारे त्योहारों से ज्यादा शानदार। इस धूमधाम की वजह ये थी कि रियासत में कांग्रेस का असर 1935 के बाद से बहुत बढ़ गया था। कांग्रेस जो विदेशी राज का नाक में दम किए हुए थी और ब्रिटिश राज के फर्जंदाने दिल बंद में से नवाब साहब भी थे। कोई बेटा नहीं था, इस वजह से भी कुछ ठाइफ रहते थे। इसी की धातिर शादियों पर शादियां कर रहे थे और अभी नाउम्मीद होने की नौबत नहीं आई थी। कांग्रेस के जोर को कुचलने के लिए रियासत में हिंदू मुस्लिम कशीदगी का बीज बोया गया, जो फौरन जड़ पकड़ गया, लेकिन खुद नवाब साहब पर भी फिरकाप्रस्ती की शह पड़ने लगी। खुद नवाब साहब दतई फिरकाप्रस्त नहीं थे। उन्हें खुद परस्ती से ही छुट्टी नहीं मिलती थी जो फिरका परस्ती के झंझट में पड़ते। नाच रंग और शिकार से अगर कभी मोहलत मिल जाती तो ब्रिटिश राज की सलामती की फिक्र कर डालते। उन्हें हर फिरने के लोगों से बेइंतहा प्यार था और हर फिरका उनकी रियासत में इत्मीनान से अपने धर्म का पालन कर सकता था। मुसलमान और हिंदू में वो कोई फर्क रवा नहीं रखते थे। दोनों ही उनके राज में थल्लाश थे, बल्कि मारवाड़ियों ने तो कुछ फैक्ट्रियां बना भी ली थीं। मुसलमान बेइंतहा जाहिल और मुफलिस थे। ओहदेदारों में वो अंग्रेज के बाद हर उस शख्स से मरोब थे जो सरकारी बीले का था और पेंशन के बाद उनकी रियासत की किस्मत जगाने आ जाता था। मोहब्बत के मामले में वो इंतहाई डैर जानिबदार थे। बीवियों में निहायत इत्मीनान बख्श तरीके से उन्होंने बगैर किसी तफरीह के सबको नवाजा था। कुछ प्रोपेगंडे की काट मंजूर थी, कुछ पुराना दस्तूर था। टेसू के फूल देरों में उबाल कर रंग तैयार हुआ। अबर्थ मिला, अंबर और गुलाल बड़े बड़े पीतल के थालों में भर कर चबूतरों पर सजा दिया गया था। रंगों की भरी नांदे और पिचकारियां इफरात से मौजूद थी। कढ़ाव चढ़े हुए थे, हलवाई पकवान तल रहे थे और कहार डोलियों में रख रख कर महलसरा में पहुंचा रहे थे। सारी खलक्त रंग खेलने और इनाम लेने के लिए टूट पड़ती थी। कमीनों की टोलियां स्वांग भरे नाचती गाती चली आ रही थी। महलसरा के लकोदक सहन में रियासत के आला अफसरों की औरतें, शाही आंदान की बहु बेटियां होली खेलने और तर माल उड़ाने में मशगूल थी। नवाब बहादुर भी महफिल की रौनक बढ़ाने की ढातिर थोड़ी देर को जलवाफरोज हो जाते। रैयत के माई बाप थे, उनसे कोई पर्दा नहीं करता था। सबको हाथ जोड़ जोड़ के नमस्कार करते, रंग डलवाते और आंखें भी सेकने से बाज न आते। इन मौनों पर लौंडियों बांदियों की वुरमसिया काबिलेदीद हुआ करती थी। धूप नाच गाने, स्वांग और कुश्तम पछाड़ होती। मकसद नवाब बहादुर की तवज्जो पाना होता। ऐसे ही मौनों पर तो लौंडियों को बेगमें बनने के मौके मिला करते थे। रोकटोक के बावजूद छम्मी उर्फ शगुफ्ता बानो इस तूफान नरंगी में बिजली बनी चमक रही थी। सड़ांदी कीचड़ और गोबर से खेलने वाली छम्मी की ये पहली रंगबिरंगी महकती होली थी।
15वां साल लगा ही थी, मगर जिस्म की उठान माहो साल का झंझट नहीं पालती। रंगों से भीगे कपड़े जिस्म से चिमट कर रह गए थे। ढौसोकुस बनी इधर उधर कुलांचे लगा रही थी। नवाब बहादुर के नथुने फड़के, मानसगंध, मानसगंध। नवाब बेगम ने उन बड़ी बड़ी धिलाफी आंखों की नीयत पहचान ली। नवाब बहादुर की नंगी आंखों की गाली पर वो तिलमिला उठीं। उन्होंने झुककर ढानम साहब के कान में कुछ कहा। उधर नवाब बहादुर ने झुककर नवाजासरा के कान में कुछ कहा और उठ गए। ऐशबाग के मरमरी हौज में लाल मछली तरारे भर रही थी। उसके आसपास के पानी शोले भड़क रहे थे। नवाब बहादुर की भारी भारी आंखें रस घोल रही थी। छम्मी उर्फ शगुफ्ता बानो ने ऐशबाग की ऊँघती उकताई फिजा को एकदम झंझोड़ कर जगा डाला। नवाब बहादुर की थकी थकाई आंखें एकदम चौंक कर ठट्ठे मारने लगी। ये चटपटी तुतिया मिर्च किस मर्तबान में सेंती पड़ी थी? उनका कामोधन तो उकताहट के फफूंद से उठ रहा था। ऐसी बेउज्र, बेतकल्लुफ शय उनके शाही दस्तरख्वान पर आज तक नहीं उतरी थी। सब ही कटी पिसी कपड़छन की हुई माजून मुरक्कब बनी उनके हुजूर तक पहुंची थी। नवाब बहादुर हंसते हंसते लोटन कबूतर हो गए जब गिरेबान में हाथ डालने पर उसने चट से हाथ पर थप्पड़ टिकाया और फुकारने लगी। वाह! बेइख्तियार उनके मुंह से निकला। अरे भई इधर आओ। उन्होंने मुसाहिबीन को दावत दी। जरा उसे तो देखो। उन्होंने फिर वही हरकत की और शगुफ्ता बानो ने अब के पैर की जूती निकाल के हाथ पर रसीद की। बदमाश, साथ ही दिताब भी अता फरमा दिया। ये हरकत अब तक उससे किसी मर्द ने नहीं की थी। मुसाहिबीन के दिलों की हरकत बंद होते होते बची, मगर नवाब साहब बहादुर ने सर पीछे झटक कर फरमाइशी ढहेहा लगाया और मुसाहिबीन मुआमले की अहमियत को समझ गए। नवाब बहादुर उतना हंसे कि मन भर की आंखें सिवाय हो गईं। फिर चारों तरफ से हाथ चलने लगे और जूती चौमुखी मुदाफत करने लगी। उसकी उजड़ किस्म की गालियों कोसनों में भी बला की हलावत थी। फिर वो तनतना के खड़ी हो गई। हम जाते हैं हाँ, उसने डुरूर से ऐलान किया। अच्छा बैठो बैठो, अब नहीं छेड़ेंगे, नवाब बहादुर ने पुचकारा। शहजादियों जैसे दिमाग हैं, दिल में सोचा। नवाब बेगम रेज़ोज़ की दीवार बनी पूरी महलसरा पर बरस रही थी। 3 बार दौरा पड़ चुका था, कलेजे में ज्वालामुखी दहक रहा था। लौंडियां बांदियां सूखे पत्तों की तरह लरज रही थी। ढानम साहब दस्तबस्ता मुजरिमों की तरह कदमों में सर रखे दे रही थी। कैसे ले गए? उन्होंने ढानम साहब की चोटी मरोड़ डाली। क्या अर्ज करूं? एक झलक तो मैंने देखी, फिर जैसे बिजली सी कौंदी, जैसे जमीन फटी और वो समा गई, या आसमान से गैबी हाथ उतरा और उड़ा ले गया। किसी ने जानबूझकर मेरी आंखों में अबीर झोंका था, वरना बंदी यूं हवास बाख्ता ना हो जाती। और जब मैंने आंखें मसल कर खोलीं, तो वहां कुछ भी ना था। ड्योढ़ी पर किसी ने ध्यान भी ना दिया होगा, ना चीरी ना चलाई। अब क्या होगा ठानम? नवाब बेगम एकदम बह निकली। बाधिर अभी दबर लेकर आया है, चुल्हे हो रही हैं। लेकिन मेरी सरकार बकरे की माँ कब तक ढेर मनाएगी? एक दिन तो ये होना ही था। ये किसी दिन भी नहीं होना है। बेगम तमतमा उठीं। सोने का डला बनी छम्मी मीना की तरह चहक रही थी। उसने हाजिरीन की तमाम अंगूठियां जीत कर पोर पोर पर टिका ली थी। अब अशरफी का खेल हो रहा था। खिलाड़ियों में से एक उसे अशरफी चुटकी में पकड़ कर दिखाता और जब वो अशरफी लेने लपकती तो चुटकी खुलकर अशरफी खिलाड़ी की गोद में डूब जाती। छम्मी अशरफी की खोज में हाथ मारती और मुदल्लिजात में लिथड़े हुए खकहे गूंजने लगते। वो बड़ी बड़ी हैरान आंखें खोलकर हंसने वालों को देखती।
मुहज़्ज़ब किस्म के ऊंचे मज़ार उसकी समझ से ऊपर निकल जाते। ये नासमझी ही तो सारा लुत्फ पैदा कर रही थी। जब कोई इंतहाम लेने का धस्त करता तो वो जूती संभाल लेती और महफिल लोटपोट हो जाती। नवाब बहादुर तो रोज हैरत जगा करते थे। जब पौ फूटने लगती तो हैंगन बाई भैरवी के मुबद्दस सुरों में कोई धजल या ठुमरी छेड़ देती और सरकार की रगों में नींद उतर आती। जगाने का राग उनके कानों में लोरी बन जाता। मगर आज छम्मी की शोखियों ने महफिल जमने ही ना दी। दिन भर की झंझोड़ी हुई तो थी, सर चौकी के पाए लगा तो पट से सो गई। एकदम महफिल पर सन्नाटा छा गया। बारहदरी में एक एक करके सब शमें गुल हो गईं। शबनमी पर्दे छूट गए। बज़ाहिर तखलिया हो गया। छम्मी ने ढीली अंगूठियों को गिरने से रोकने के लिए मुट्ठियां बांध कर थोड़ी के नीचे रख ली थी। नवाब बहादुर ने अपना भारी पैर उसकी छाती पर धर के जगाना चाहा, मगर वो मुर्दे की तरह बेहोश पड़ी रही। उन्हें उसकी ये गुस्ताखी बड़ी पसंद आई। जैसे भूखे को हबड़ हबड़ खाते देखकर भूख लगने लगती है, इसी तरह छम्मी की अल्हड़ नींद का जादू उन पर भी चलने लगा। बरसों बाद वो सहर से कई घंटे पहले वहीं मसनद पर ढेर होकर सोए। दस्तूर के मुताबिक आला हजरत के बेदार होने से पहले ही बारहदरी की सूरत बदल गई। रात के मसले हुए फूल में छम्मी के झाड़ दिए गए। दबीस पर्दे छोड़कर बिल्कुल बंद कमरा बना दिया गया। जब छम्मी सर से पांव तक सोने और जवाहरात में डूबी, आंचल में अशरफियों के तोड़े और पोर पोर अंगूठियां पिरोए नवाब बेगम के हुजूर में पेश की गई तो वो आंखों पर कोहनी का तिकोन खड़ा किए बेकल सी पड़ी थी। छम्मी ने छनकता हुआ मुजरा किया तो आंखें खोल कर देखा और तड़प कर उठ बैठीं। छम्मी उनके लाड प्यार की ऐसी आदी हो चुकी थी कि उसने उनके तेवर ना देखे। अपनी धुन में रात के तूफानों की तफसील बयान करते हुए वो वहीं उनके कदमों के पास बैठ गई। बेगम नवाब ने चोटी पकड़कर उसका सर ऊंचा किया, फिर उनके हाथ कांटों की तरह उसके वजूद को खुरचने लगे। एक एक जेवर उन्होंने पैरों तले मसल डाला, कपड़े तार तार कर दिए और फिर इतने तमांचे लगाए कि उनके हाथों में मून छलक आया। फिर लात मारकर उन्होंने उसे दूर गिराया और उन पर हिस्ट्रिया का शदीद दौरा पड़ गया। जब धानम साहब ने आकर इत्तेला दी कि शगुफ्ता बानो वैसी ही साबित लौट आई है जैसी गई थी तो वो दोबारा जिंदा हो गई। उन्होंने उसे बुलाकर उसके सोजे हुए मुखड़े पर अपने नरम रेशम जैसे हाथ फेरे। संदूकचा मंगा कर उनसे दोगुनी दे दें। अपना ढेरों जेवर अपने हाथों से पहनाया और ढीठ छम्मी खी हंसने लगी। बड़ी देर तक धानम साहब से सर जोड़कर मिसकोट होती रही कि अगर शाम को सरकार ने उसे फिर याद किया तो क्या बहाना बनाया जाए। निस्वानी मजबूरी का बहाना चंद रोज चल जाएगा, फिर क्या होगा देखा जाएगा। शाम हुई और सरकारी मोटर आ धमकी। बेगम ने फरोजा को, जो उन्हें बेहद प्यारी थी, बना सवार कर रवाना कर दिया। उसे हर तरह की ताकीदें कर दी गईं मगर फरोजा उल्टे पैरों रोती पीटती आ गई। नवाब बहादुर किसी झांसे में आने को तैयार नहीं थे। इसी दम ऐलान जंग हो गया। नवाब बेगम ने खुली बढ़ावत पर कमर बांध ली। चाहे हश्र हो जाएगी, मगर वो अपने आला मानदान के मुबद्दस दून को मोरी में लुढ़ाने को तैयार नहीं। पहले तो सवाल और जवाब दोनों तरफ से अहलकारों के जरिए चलते रहे। नवाब बहादुर बेगम नवाब को समझा कर हार गए मगर वो अपनी हट पर कायम रहीं। नवाब बहादुर ने उनके खून की इस्तफजाई की धरस से निकाह के ढस्त का भी जिक्र फरमाया, मगर नवाब बेगम टस से मस ना हुई। मुसाहिबीन ना जाने क्या क्या जतन करके सरकार को बहलाए हुए होते, मगर छम्मी के बगैर शाम उन पर बड़ी भारी गुजर रही थी। इशा की नमाज के बाद तो नवाब बहादुर बिल्कुल ही बिखर गए।
नवाब बेगम के ज्यादातर जवाब उनके कानों तक पहुंचे ही नहीं थे। बस तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे थे। किसी में इस गुस्ताखी की हिम्मत ना थी। बिदके हुए घोड़े को तरह तरह बहलाया जा रहा था। वो तो डैरियत ये हुई थी कि नवाब बहादुर को छम्मी का नाम नहीं याद रहा था। वो बस तड़पतड़प उसकी तफसील बताते थे। हरामजादो, वो जो नन्ही सी जूती दिखा रही थी, जिसने थूक दिया था, वही। वो अहमको की तरह बताते और मुसाहिबीन निहायत मुस्तैदी से फौरन तामील हुक्म के लिए दौड़ते और जूती वाली के बजाय किसी और आफत की परकाला को पकड़कर हाजिर खिदमत कर देते। नवाब बहादुर चमचमाती हुई बोझल आंखों से उसे देखते और फिर दहाड़ने लगते। ऐशबाग में एक दयामत बरपा थी। सबके सुरों पर मौत मंडला रही थी। तरह तरह के झुनझुने बजाए गए, बंदर नचाए गए, मगर आला हजरत किसी घस्से में आने को तैयार ना थे। नाम उन्हें कभी किसी औरत का याद ही नहीं रहता था। उसके जिस्म के टुकड़े याद रह जाते थे। लोगों ने उन्हें बेवकूफ बनाने की भी कोशिश की। ए धुरबानत शूम हुजूर वाला, कल तो तरफा ही हाजिर खिदमत हुई थी। तरफा को हाजिर किया जाए, वो दहाड़ते। मगर जब एंडती बल खाती तरफा उनकी आलोश में उंडेली गई तो वो बेहिसाब दौलतियां झाड़ने लगे। तरफा और इसके लवाहिलीन की वूब जूते कारी हुई और फिर वो छम्मी के लिए एड़ियां रगड़ने लगे। जब सबकी जान सूली पर टंग गई तो अंजामकार उसके सिवा और कोई चारा ना रहा कि असल सूरतहाल से नवाब बहादुर को आगाह किया जाए। जब हुजूरे वाला को मालूम हुआ कि वो फितना रोजगार औलिया हजरत नवाब बेगम की निहायत चहेती मुंह बोली बेटी है और शाही आंदान से है, तो वो थोड़ी देर के लिए लचक कर रह गए। नवाब बेगम के मायके से वो कन्नी काटते थे। उनके दोनों साले इंतहाई खूंखार किस्म के थे। मगर फिर खुददारी उमड़ने लगी। अच्छा तो नवाब बेगम से टक्कर है। दिमाग पर बहुत जोर डाला, बेगम की कोई वाज़ह सूरत याद न आई। बरसों की बात थी, बेगम ना जाने कितने साल से उन पर भरपूर नजर डालना ही छोड़ दी थी। जश्न जलूस के मौठा पर वो पत्थर बनी उनके पहलू में बैठी रहती और नवाब बहादुर की नजरें बादा पैमाई में मसरूफ रहती। जब नवाब बहादुर की सवारी पहुंची तो बेगम नवाब का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। नवाब दूल्हा बारात लेकर आए थे, तब भी इस तरह दिल नहीं धड़का था। यूं भी बड़ा फासला था इन दो धड़कों में। बारात के वर्त अरमानों और उमंगों की शहनाइयां भी तो हम-आहंग थी। आज सिर्फ नफरत और हदारत का तूफान खौल रहा था। जान-ए-मन, एक फजूल और बेबुनियाद किस्म के वहम की बिना पर आप हमारी दिलशिकनी पर तुली हुई हैं। ये भी कोई बात हुई कि जितने काले मेरे बाप के साले, रियासत के सारे हरामी पिल्लों से आपका मून का रिश्ता जोड़ने पर उधार खाए बैठी हैं, तो इतना समझ लीजिए कि हम भी अपनी जिद के पक्के हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि आपकी हठ धर्मी हमारी सुबकी का बाइस हो रही है। हुजूर यकीन फरमाइए, मैं मजबूर हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बेगम ने अदब से सर झुकाकर कहा, ये लौंडी का वहम नहीं हलीरत है। विलायत सिधारने से पहले आज़मफर मियाँ ने इल्तिजा की थी, खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। ये नुक्ता बड़े सोच विचार के बाद धानम साहब ने उन्हें समझाया था। वल्लाह, मज़ाक फरमा रही हैं बेगम। अरे वो कमसिन नाजुक इंदाम छोकरा, हटाइए भी, वो तो खुद ही माशूक था। लता कलामी होती है सरकार, मगर मरहूम की शान में ऐसे कलिमे आप जैसे बावधार हाकिम को जेब नहीं देते। बेगम की आंखों में लावा खदबदाने लगा। हमारा मतलब है, वो तो खुद ही बच्चे थे, मसे भी तो ना भीगी होंगी। ये हवाई जहाज़ों का सफ़र, तौबा तौबा। नवाब साहब फौरन ढीले पड़ गए। धैर बेगम जिद छोड़िए और हिब्लाए आलम,
ये मरने वाले की आखिरी वसीयत का सवाल है। उनकी रूह को चैन नसीब ना होगा। मैं हश्र में उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। हम जानते हैं कि ये सब हमें जग पहुंचाने के लिए शोषे छोड़े जा रहे हैं। नवाब साहब झल्ला उठे। और फिर हम उसे बांदी नहीं बना रहे हैं, हम उसे निकाह में लाएंगे। नवाब साहब होंठों पर जबान फेरने लगे। निकाह? मैंने उसे बेटी कहा है और वो मेरी बेटी है। आपकी भी बेटी हुई, ये गुनाह अजीम। बेगम की आंखों में शरारे लपकने लगे। निकाह जायज ना होगा, लाहौल वला कुव्वा। ये किस मरदूद का फतवा है? क्यों सता रही हैं बेगम? आपने बेटी कहा तो वो हम पर हराम हो गई? कौन सी शरीयत के हुक्म से? मेरी जबान के कौल का पास आप पर भी उतना ही वाजिब है जितना मुझ पर। लावा खदबदाने लगा। उससे निकाह फरमाने के लिए मुझे तलाक देना होगी। आप जानती हैं बेगम, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपके बिरादर अजीज हमारे रून के प्यासे हो जाएंगे। सच्ची बात कहिए बेगम, इस बुढ़ापे में भी सौतियां डाह। तौबा कीजिए हुजूर। अगर अगली पिछली सौतों का डाह करती तो बंदी कभी की खत्म हो चुकी होती। ये ना होगा, यही होगा। नवाब बहादुर अपने पूरे जलाल से खड़े हो गए। आज शाम को बाद नमाज एमधरिब। आलीजा, ऐसा जुल्म ना कीजिए। आपको क्या कमी है? मेरी सूनी गोद का मान कीजिए। बेगम, हमें इतना जलील ना कीजिए। एक छोटे से वहम की ढातिर हमारा दिल चकनाचूर किए देती है। हम मानते हैं उसकी रगों में आपका खून है। हम उसका मान कर रहे हैं। हम निकाह करेंगे। और अगर खुदाए बरतर की इनायत व मेहरबानी से इसके बतन से नर बच्चा पैदा हुआ तो हमारी देरीना मुराद बर आएगी और हमारा वलीअहद होगा। कमाल फरमाते हैं आलीजा, कल तो वो मुसाहिबों और पापोश बरदारों के लाशें जगा रही थी। चोबदार उसकी बोटियां मसल रहे थे। तेरी मेरी गोद में हुमक रही थी। आज उसे निकाह का मर्तबा अता फरमा रहे हैं। बेगम बाज ना आई। कल की रंग बिरंगी याद भयहा बनकर नवाब बहादुर के हल्क से छलक गई। शहर है बेगम, एक दयामत है, जालिम ने हमें कहीं का ना रखा। कहाँ है? जरा बुलवाइए तो अपनी लाडली को। अच्छा रहने दीजिए। ये हिज्र के लम्हे भी बड़े मजेदार हैं। क्या हम एक नजर देख भी नहीं सकते? अल्लाह धसम दूर से, बस हाथ ना लगाएंगे। मगर बेगम की आंखों में उबलते हुए तूफान ने उनकी जिंदादिली पर ओस डाल दी। ये उम्र, इस पर चोचले। मगर नवाब बहादुर सन्नी को टाल कर रुबस्त हो गए। अगर थानम साहब ना समेट लेती तो बेगम नवाब रेजा रेजा हो जाती। उन्हें सर पैर का होश ना रहा। कलेजा थाम कर वहीं ढेर हो गई और कटी मुर्गी की तरह फर्श पर लौटने लगी। ये नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, मेरे जीते जी नहीं होगा। नहीं होगा, कुर्बान जाऊं मेरी शहजादी, नहीं होगा। धानम साहब की आंखों में सूरज जगमगा उठे। दालान दर दालान में जरनिगार जोड़ों और जेवरात के थाल यहाँ से वहाँ तक चुने हुए थे। बांदियां छम्मी उर्फ शगुफ्ता बानों को धो फटक कर इत्र के पानी में बिसार ही थी। मेहंदी रचे लाल लाल तलवे और हथेलियां देख देख कर छम्मी किलकारियां मार रही थी। उसका ब्याह हो रहा है। जब दुल्हन सज-धज कर तैयार होगी तो छम-छम करती नवाब बेगम की कदमबोसी को हाजिर हुई। उन्होंने बड़ी हसरत से उसे सर से पैर तक निहारा। एक त्रिशूल सा कलेजे में उतरता चला गया। ज़ुल्फ़र अली खां के अक्स पर एक और नन्ही सी तस्वीर सुपरइम्पोज हो गई। एक ना सही दो घाव सही। जब दिल ही धीमा हो चुका हो तो नए और पुराने सभी जख्म एक हो जाते हैं। पास बिठाकर नवाब बेगम ने उसे बड़े प्यार से छुआ। दिमाग में तूफान खौलने लगा।
धानम साहब ने मिठाई की तश्तरी पेश की। उन्होंने बच्ची का मुंह मीठा कराया। बदनसीब ससुराल जाने के लिए बेधरार थी। जब छम्मी दुल्हनापे के नशे में झूमती चली तो उसके पाँव बहके बहके पड़ रहे थे। गंगा जमनी झमाझम करती पालकी में जब वो सवार हुई और सुर्ख शबनमी पर्दे छोड़ दिए गए तो सारी महलसरा की लौंडियों के कलेजों पर सांप लौट गए। बेगम ने अपनी कोहनी का तिकोन बनाकर आंखों पर खड़ा कर लिया और सिसकने लगी। बड़ी धूमधाम से दुल्हन की सवारी दूल्हा की चौखट पर पहुंची। पालकी बीच बारहदरी में रख दी गई। नवाब साहब का दिल मस्त हिरन की तरह कुलांचे भर रहा था। कमसिन दूल्हाओं की तरह ठंडे पसीने छूट रहे थे। बस अब कोई दम में शबनमी बादलों के दरमियान से बिजली तड़प कर निकलेगी और खिरमनहस्ती को फूंक देगी। मोहरियों ने पर्दे उठाए, ना बिजली तड़पी, ना शोला लपका। ढीली अंगूठियों को उतरने से रोकने के लिए उसने कस के मुट्ठियां भींच ली थी। सुकड़ी सिमटी पालकी के कोने में दुबकी बैठी थी, जैसे अचानक पल भर के लिए ऊँघ गई हो और अभी जाग पड़ेगी।